नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल का जो लास्ट गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पूरे भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या है, इसके कार्य क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा, इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है और क्रमानुसार पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक रहता है और इसमें 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। यहाँ से शुरू करके और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक जो रहता है वहाँ तक हम पढ़ेंगे और वो भी क्रम अनुसार। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इसके कार्य हैं। इसके शासनकाल में जो कार्यालयी भाषा फारसी पहले होती थी 1835 में, 1835 तक वो अंग्रेजी में कर दिया जाता है कि अब जो कार्यालय की भाषा होगी अंग्रेजी होगी। इसी के शासनकाल में एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है और सती प्रथा का अंत इसी के शासनकाल में होता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के से ये 1829 में अधिनियम 17 था। ठगी प्रथा की समाप्ति भी इसी के शासनकाल में होती है। 1833 में दासता उन्मूलन अधिनियम इसी के शासनकाल में पास होता है। दासता उन्मूलन, जो दासों को, दास पहले बनाए जाते थे, उनका उन्मूलन इसी के शासनकाल में होता है। कुछ सामाजिक कार्य भी करता है इसका मतलब। अगला हमारा जो गवर्नर जनरल है वो है चार्ल्स मेटकाफ, जो बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये 1835 से 1836 ईस्वी तक होता है। इसे, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रेस, बहुत सारे प्रेस पे जो प्रतिबंध लगे थे वो उसको हटा देता है ये। इसीलिए भारतीय प्रेस का या पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय जो डायरेक्टर था उसके द्वारा इसे अनुचित बताया जाता है, इसलिए इस्तीफा दे देता है। इसलिए इसका बहुत ही कार्यकाल कम होता है, क्योंकि भारतीय पत्रकारिता को जो प्रेस पर लगे थे प्रतिबंधों को हटाता है। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उन्हें ये अनुचित कार्य लगता है, इसलिए ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है। नेक्स्ट गवर्नर है गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 तक रहता है। यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। इसी के शासनकाल में जो है ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। अंग्रेज़ों से और अफगानियों के बीच में युद्ध होता 1839 से 1842 तक चलता है, जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत ही भारी क्षति होती है। फिर इसके कारण इसे वापस बुला लिया जाता है ऑकलैंड को। फिर एक दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा जाता है जिसका नाम है एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, जिसका कार्यकाल होता है 1842 से 1844। तो जो समाप्ति होती है प्रथम अफगान युद्ध की, अंग्रेज़ों के बीच और अफगानियों के बीच युद्ध होता है, उसकी समाप्ति 1842 में इसी के शासनकाल में होती है। और ये सिंध पे भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1843 में मिला भी लिया जाता है। फिर अगला हमारा गवर्नर जनरल आता है वो लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग जो है 1844 से 1848 ईस्वी तक ये बना रहता है। तो इसी के शासनकाल में जो पहला आंग्ल और सिख युद्ध, यानी कि अंग्रेज़ों के और सिखों के बीच जो पहला युद्ध होता है, जिसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बोलते हैं, 1845 1846 ईस्वी में होती है। फिर लाहौर की संधि के द्वारा ये ख़त्म होती है। ये लाहौर की संधि 1846 में होती है। जो नरबली प्रथा थी जो मध्य भारत में और गोंड जनजातियों में, उसका दमन इसने ये करता है, उसी को ख़त्म करता है। ये नरबली प्रथा को, जिसमें मानव बलि दी जाती थी, उसको भी ख़त्म करता है ये लॉर्ड हार्डिंग, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 रहता है। फिर एक बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी बहुत फेमस है और इसके काल की भी, अब दूसरा, पहला तो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख युद्ध,
अंग्रेज़ों और सिखों के बीच। जो दूसरा होता है वो डलहौजी के कार्यकाल में होता है, वो होता है 1848 से 1849 के बीच में। और इसी इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब पर अंग्रेज़ों का कब्जा 1849 में हो जाता है। और बर्मा के साथ भी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है, जिसमें निम्न बर्मा पे अधिग्रहण जो हो जाता है 1852 में, इसी के कार्यकाल में होता है। और डलहौजी की जो एक नीति थी, जो राज्य हड़प या राज्य विलय की नीति, जो सबसे ज़्यादा भारत में इसी के कारण राजाओं में, जो राज्यों को हड़प लेता था, तो राज्यों में या राजाओं में जो उस समय राजा थे उनके बीच में सबसे ज़्यादा असंतोष जो है इसी की ये राज्य हड़प नीति के कारण ही बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले जो विलय की नीति जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो राज्य आता है, वो ये क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले राज्य या हड़प की नीति अंतर्गत सबसे पहला राज्य किसको, कौन सा था जिसको वो विलय किया था। तो सबसे पहला था सतारा, जो 1848 ईस्वी में विलय करता है जिसका। उसके बाद क्रम से आते हैं सब। 1849 में जैतपुर व संबलपुर का विलय कराता है। फिर बघाट और उदयपुर का कराता है 1850 में। झांसी एक फेमस है 1853 में। नागपुर को 1854 में। और अवध को विलय करने के लिए उस पर कुशासन का आरोप लगाता है, और कुशासन के आरोप के आधार पर ही अवध का भी विलय कर लेता है ब्रिटिश राज्य में। और शिमला भी इसी के कार्यकाल में, जो ग्रीष्मकालीन अंग्रेज़ों की राजधानी बनी थी शिमला, गर्मियों के काल में जो अंग्रेज़ों की राजधानी शिमला हुआ करती है, तो इसी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में ही बना। और जो पहली कलकत्ता से आगरा के बीच में एक बिजली से संचालित एक कम्युनिकेशन की व्यवस्था थी, जिसे तार बोलते थे पहले, तार सेवा जो शुरू हुई है, ये बातचीत या कम्युनिकेशन या संचार का माध्यम होता था, वो सबसे पहले 1853 में इसी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 1853 में। और कहाँ से हुई थी? आगरा और कलकत्ता के बीच में हुई थी पहली। और 1854 में एक डाक कानून भी लागू करता है और डाक टिकट भी जारी करता है। पहली बार डाक टिकट इसी के कार्यकाल में जारी होता है 1854 में, डाक कानून आने के बाद। और पहली बार भारत में जो रेलवे लाइन या रेलवे का निर्माण जो होता है इसी के कार्यकाल में होता है, वो बम्बई से थाने के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण जो होता है इसी के शासनकाल में होता है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जो उस समय के एक समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके प्रयासों से पारित होता है, एक अधिनियम बनता है। और बहुत फेमस वुड का शिक्षा डिस्पैच अधिनियम, जो 1854 इसी के कार्यकाल में बनता है। इसमें एक अंग्रेज़ों द्वारा जो, या ब्रिटिश सरकार द्वारा कहेंगे कि जन समुदाय को या लोगों को शिक्षित करने की एक जिम्मेदारी या पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है। इसमें महिलाओं को भी शिक्षा पर ध्यान देने की बात करता है ये। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसी के साथ एक लोक शिक्षा विभाग की, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना भी करवाता है ये। अंतिम चार्टर एक्ट जो 1853 आता है, 1853, जो पहला चार्टर एक्ट होता है 1793। उसके बाद 20 साल का गैप होता है। दूसरा आता है 1813। तीसरा आता है 1833 और चौथा आता है 1853, जो 20 साल का गैप होता है। इसके बाद 20 साल पे कोई वो गैप ख़त्म हो जाता है, कोई अधिनियम नहीं आता या चार्टर नहीं आता है। ये अंतिम चार्टर होता है 1853, इसी के कार्यकाल में आता है। और जो 1853 के द्वारा जो पारित होता है अंतिम चार्टर एक्ट, इसमें जो डायरेक्टर थे या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो पहले नियुक्ति करते थे सरकारी अधिकारियों की, उनकी नियुक्ति के जो अधिकार थे उसको ख़त्म कर देता है। और सभी जो नियुक्तियां होंगी वो अब परीक्षा के माध्यम से होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से होगी। और जो पहली सिविल सेवा हेतु पहली बार जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है 1855 में, इसी के कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में होता है। और एक विभाग की स्थापना करता है जिसे PWD कहते हैं, लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करवाता है। सांथाल विद्रोह बहुत फेमस होता है 1855 से 1856 तक, संथालों का, ये इसी के कार्यकाल में होता है। अगला हमारा जो
गवर्नर जनरल है जिसको पढ़ेंगे वो है लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 57 तक तो गवर्नर जनरल रहता है, गवर्नर जनरल। फिर 1857 में विद्रोह के बाद जो 1858 का चार्टर अधिनियम आएगा, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, उसमें इसे बदल के इसके सारे जो गवर्नर जनरल के सारे जो पावर होती है उसको ताज अपने अंडर में कर लेता है, तो फिर वहीं से वायसराय बन जाता है। तो इसलिए ये अगर कहेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है और प्रथम वायसराय बनता है ये। 1857 का विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है जो 10 मई से प्रारंभ होता है, और इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही अगर कहें तो ये पहला सशक्त या सशस्त्र विद्रोह होता है। बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है अंग्रेज़ों की इसमें। और ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कराता है 1857 में, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, एक मुंबई में। और इसी के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, जो ब्रिटिश ताज के अधीन अब कर दिया जाता है। अब शासन जो है लंदन से महारानी के अंडर में आ जाता है शासन। और ये इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहता है। अब उसका नाम बदल के हो जाता है 1858 से भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग इस तरीके से भारत का पहला वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। इसका 2 नाम हो जाता है। 1 नवंबर 1858 को जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है उसको कैनिंग द्वारा पढ़ा जाता है इलाहाबाद में, और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी पे इसको खुदवाया गया है। इसमें जो जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है उसमें भारतीयों के बारे में कहा गया है कि अब ये भारत जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है ये भारतीयों के लिए आया है। भारतीयों के बारे में कहा गया कि अब इनके साथ इनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा, सभी जगहों पे हिस्सा दिया जाएगा। ये सब के बारे में जो घोषणा रानी विक्टोरिया करती हैं उसी को कैनिंग यहाँ पढ़ता है प्रयाग में, इलाहाबाद में, और प्रयाग प्रशस्ति में उसको खुदवाता है, प्रयाग प्रशस्ति में। और आईपीसी इंडियन पेनल कोड आईपीसी का आगमन 1857 में, आजकल जो आईपीसी चलती है आईपीसी वो 1860 के जो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में आती है। बंगाल में नील विद्रोह होता है 1859-1860 में, तो नील आयोग का भी गठन किया जाता है 1860 में। और जो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, राज्यों की विलय नीति या राज्य हड़प नीति, उसको ये ख़त्म कर देता है। फिर आता है एक 60 टर्म के लिए लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863, बहुत ही 60 टर्म के लिए होता है ये, और इसकी मृत्यु हो जाती है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला। और उसके बाद 64 से 69 तक आता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इसका भी कोई विशेष कार्य नहीं होता है इसलिए इसमें नहीं बताया गया है। हमारा नेक्स्ट वायसराय होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। इसका कार्यकाल सबसे पहले ये आता है 1869 से 1872 तक इसका कार्यकाल होता है लॉर्ड मेयो का। और भारत में जो पहली जनगणना होती है 1872 में वो मेयो के शासनकाल में ही होती है। और इसका एक कार्य आर्थिक विकेंद्रीकरण का भी 1869 में एक कदम उठाता है ये। और जो भारत में राजकुमार थे उनके लिए 2 कॉलेज की स्थापना कराता है। एक तो गुजरात में काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज है, राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज का निर्माण कराता है। दूसरा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कराता है। ये भारतीय राजकुमारों के लिए मेयो कॉलेज काफ़ी फेमस है। और इसकी मृत्यु अंडमान में होती है। अंडमान में एक पठान रहता है, उसी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है चाकू मारकर। नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जिसका कार्यकाल होता है 1872 से 1876। कूका विद्रोह का दमन, कूका विद्रोह जो 1872 में होता है ये दमन इसी ने किया, जिसमें भगत जवाहरमल कूका थे इसके लीडर होते हैं। और ब्रह्मा मैरेज एक्ट, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाने केशव चंद्र सेन के प्रयास से
एक ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872 पारित करवाता है, जिसके तहत ये बाल विवाह को प्रतिबंधित कर देता है। पहले छोटे छोटे बच्चियों की या बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, जिसको एक ब्रह्मा मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयास से ये पारित करवा के उसको प्रतिबंध उस पर लगा देता है। इसके बाद अगला जो वायसराय आता है वो है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन यहाँ पे बहुत ही उसकी प्रशंसा यहाँ भारतीयों के बीच में इसकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। इसने बहुत सारे कार्य जो भारतीयों के खिलाफ किए। इसमें सबसे पहला तो था वार्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 जो लाता है। ये जो भारतीय भाषा में जो छपती थी पत्र पत्रिकाएं, उस पर वार्नाकुलर प्रेस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय भाषा में छपती थी उस पर रोक लगा देता है। यानी कि अब कोई भी अगर कोई पत्र पत्रिका या कुछ भी मैगजीन छपेगी वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। और दूसरा, इसने 1875 में ही इसी के शासनकाल में एक अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो आजकल AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। उसकी स्थापना सबसे पहले नाम था उसका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 ईस्वी में होती है। और 1878 में ICS पहले होती थी। उसमें जो है इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए उम्मीदवार जो पहले 21 साल जिनकी उम्र सीमा होती थी, उसको ये घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है, जिसके कारण भी यहाँ भारतीयों में बहुत रोष हो जाता है कि उसकी उम्र सीमा 19 वर्ष घटा कर दिया है। और दिल्ली दरबार का आयोजन जो 1870 में किया गया, इसी के द्वारा किया गया, जिसमें महारानी एलिजाबेथ को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1870 को किया गया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन आता है, जो प्रजातंत्र का समर्थक और भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय यही होता है, लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 तक रहता है। इसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। 1800 ये लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कौन है? तो लॉर्ड रिपन। बाल मजदूरों के कल्याण के लिए भी इसने 1881 में एक फैक्ट्री अधिनियम बनाता है। एक फैक्ट्री के लिए एक कानून बनता है बाल मजदूरों के, उनके संरक्षण के लिए कि उनका शोषण ना हो पाए फैक्ट्रियों में। और जो नियमित जनगणना होती है हर 10 साल पे, वो इसी के रिपन के शासनकाल में ही शुरू होती है। जो नियमित होती है वो 1881 से ही शुरू हुई है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1882 लीटन के काल में आता है। 78 जो होता है वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, उसको 1882 में ये लॉर्ड रिपन समाप्त कर देता है। और एक प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति करता है विलियम हंटर की अध्यक्षता में, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। 1882 में ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1883 में एल्बर्ट बिल पेश किया जाता है। एक जॉन एल्बर्ट इसके सहायक थे, उन्होंने ही इसको तैयार किया था, इसलिए एक एल्बर्ट बिल आता है। एल्बर्ट बिल क्या है? पहले 2 टाइप के जज होते थे। एक अंग्रेज जज होते थे जो अंग्रेज होते थे, एक भारतीय जज भी होते थे। दो एक भारतीय होते थे, इंडियन, भारतीय। अब ये था कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय और अंग्रेज दोनों का मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन भारतीय जज जो थे वो केवल भारतीयों का मुकदमा सुनते थे। वो अंग्रेज़ों का उन्हें अधिकार नहीं था, अंग्रेज़ों का कोई मुकदमा हो तो सुनवाई करने का अधिकार उनको नहीं था, जो भारतीय जज थे। तो 1883 में रिपन एक बिल पेश करता है, जो उसका सहायक इसमें बनाता है वो जॉन इल्बर्ट, उन्हीं के नाम पे रखा गया इल्बर्ट बिल। 1883 में पारित करवाता है कि अब भारतीय जज भी अंग्रेज़ों का भी सुन सकेंगे मुकदमा, जो अंग्रेज़ों की भी सुनवाई कर सकेंगे। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हो जाता है अंग्रेज जजों द्वारा और अंग्रेज़ों द्वारा, तो इसे ये पारित नहीं हो पाता, ये कभी इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और ये एक अकाल संहिता भी एक निर्माण करता है 1883 में अकाल के लिए, लॉर्ड डफरिन। इसके बाद जो आता है वायसराय वो लॉर्ड डफरिन होता है।
जो 1884 से 1888 ईस्वी तक रहता है। और इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के ग्वालियर टैंक में होती है 28-29 दिसंबर को 1885 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में होती है। और लाहौर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर में भी, और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना होती है 1887 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आता है जिसका कार्यकाल होता है 1888 से 1894। इसमें एक डूरंड लाइन बनाता है जो अफ़गानिस्तान और उस समय का भारत जब अविभाजित था, जब पाकिस्तान बीच में था, तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो एक लाइन होती थी उसे डूरंड लाइन कहते हैं। लेकिन अब वो डूरंड लाइन पाकिस्तान के बन जाने से अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेड क्लिफ है, उसका नाम है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन सीमा रेखा जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया चाइना। मैकमोहन रेखा को चाइना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगला जो वायसराय होता है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय होता है जिसका कार्यकाल 1894 से 1899 रहता है। और एक अधिकारी होता है रैंड और आयस्ट, दो अधिकारी ब्रिटेन के होते हैं, ब्रिटिश अधिकारी होते हैं अंग्रेज़ों के। 1897 में इनकी हत्या कर दी जाती है पूना के जो चापेकर भाई थे उनके द्वारा। और अगला जो यहाँ पे सर्वाधिक अलोकप्रिय था, लोकप्रिय नहीं सर्वाधिक अलोकप्रिय जो था वायसराय, वो था लॉर्ड कर्जन जिसका कार्यकाल 1899 से लेके 1905 तक है। ये सर्वाधिक अलोकप्रिय था वायसराय क्योंकि इसी के शासनकाल में एक बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बना दिया जाता है। इसके शासनकाल में बंगाल को बांट दिया जाता है। फिर उसी के ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है और एक विश्वविद्यालय आयोग की गठन करता है टॉमस रैले की अध्यक्षता में, वो 1902 में। लॉर्ड मिंटो आता है जो 1905 से 1910 के बीच में आता है। लॉर्ड मिंटो, कर्जन के बाद मिंटो आता है। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो कार्यकाल होता है 1905 से 1910 ईस्वी। और ये इसी के शासनकाल में एक मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले थे लंदन में भारत के सचिव, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, और मिंटो यहाँ पे वायसराय रहता है, तो दोनों के नाम से ही उसे 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें एक मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करता है। सबसे पहले सांप्रदायिकता की शुरुआत करवाता है ये लॉर्ड मिंटो। इसमें अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है इसी के शासनकाल में। ये बांटो और राज करो वाली नीति ये शुरुआत करता है अगर एक तरीके से देखें, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसी के शासनकाल में होती है। फिर उसके बाद मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन का अधिकार भी इसी के शासनकाल में दिया जाता है। और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1907 में सूरत में, उसमें कांग्रेस में विभाजन भी होता है। फिर अगला जो वायसराय था उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 रहता है। ये आके बंगाल को विभाजन को रद्द कर देता है। कब? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। उसमें वायसराय कौन रहता है? तो लॉर्ड हार्डिंग रहता है। और एक दिल्ली दरबार का आयोजन भी इसी के शासनकाल में होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन जिसमें जॉर्ज पंचम वहाँ का राजा होता है ब्रिटेन का, और उसकी रानी विलियम मेरी भी भारत की यात्रा पर आती हैं।
उन्हीं के उन्हीं के सम्मान में ये दिल्ली में बहुत ही भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करवाता है, जिसमें और एक घटना महत्वपूर्ण घटना होती है। जो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, उसको दिल्ली करता है ये। 1911 में इसकी घोषणा होती है कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली, और 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है। उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग रहता है, लॉर्ड हार्डिंग 1913 में। और ये 1913 में जो इनको मिलता वो उनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि, गीतांजलि। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सन 1913 में। मदन मोहन मालवीय होते हैं, और कुछ पंजाबी नेता द्वारा एक हिंदू महासभा का गठन होता है 1915 में। इसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 तक रहता है। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी के शासनकाल में आता है। उसमें मॉन्टेग्यू रहते हैं भारत के सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत के राज्य सचिव होते हैं जो लंदन में होते हैं, और चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय होता है। उसी के नाम पे आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। और इसके शासनकाल में दो होम रूल लीग की स्थापना होती है। एक तो अप्रैल में तिलक के द्वारा, सन 1916 में अप्रैल में सबसे पहले तिलक के द्वारा किया जाता है होम रूल लीग की स्थापना। कौन करते हैं? तिलक करते हैं, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा जो है एनी बेसेंट के द्वारा होता है, वो सितंबर में होता है। तो यानी कि सबसे पहले कौन करते हैं? सबसे पहले तिलक के द्वारा होता है होम रूल लीग की स्थापना, और दूसरा है एनी बेसेंट के द्वारा, वो सितंबर 1916 में। और लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो भी इसी के शासनकाल में होता है, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार, इसके AC मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। उसमें प्रसिद्ध रौलट एक्ट जो है, रौलट एक्ट इसी के शासनकाल में आता है 18 मार्च 1919 को। और इसी के विरोध में, रौलट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक सभा होती है, जिसमें काफ़ी नरसंहार होता है, जो 13 अप्रैल सन 1919 को होता है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद अगला गवर्नर आता है, वो वायसराय आता है लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से लेके 1926 तक रहता है। 1921 से लेके 1926 तक होता है, और ये यहूदी रहता है। एकमात्र जो यहूदी गवर्नर जनरल और वायसराय होता है, ये लॉर्ड रीडिंग होता है, जो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन बारदोली प्रस्ताव के तहत वापस होता है, जो एक असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा होता है, 1920 में शुरू होता है, इसी के शासनकाल में वापस ले लिया जाता है। जो जब चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाता है। और ये वापस लेने का प्रस्ताव कहाँ पास होता है? ये बारदोली में प्रस्ताव पास होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। और 1923 में सभी लोग जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, इलाहाबाद में होती है। और 1923 में भारतीय सिविल सेवा का इंग्लैंड और भारत में दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा की शुरुआत होती है। पहले इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, अब एक साथ इंग्लैंड और भारत दोनों जगह शुरुआत कब से होती है? 1923 से। और 1925 में CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। लॉर्ड इरविन काफ़ी फेमस है, गांधी इरविन समझौता भी होता है। लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक वायसराय बनकर आता है, और ये साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को, जो 3 नवंबर 1928 को बम्बई पहुंचता है पहली बार, तो इसका काफ़ी विरोध होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी जब दांडी मार्च गांधी जी करते हैं 12 मार्च 1930 में, तो यहीं से शुरुआत होती है दांडी मार्च से। दांडी मार्च कब शुरू होता है? 12 मार्च
1930 से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो 31 दिसंबर 1929 को वो अधिवेशन कहाँ होता है, वो लाहौर में होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और कांग्रेस द्वारा जो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जब संविधान को लागू किया जाता है 1950 में, तो 26 जनवरी का दिन इसीलिए रखा जाता है 26 जनवरी का। तो ये ऐतिहासिक दिन वही था जब कांग्रेस 1930 में रावी नदी के तट पे जो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाती है। इसीलिए ये दिन जो है 26 जनवरी को उस दिन रखा जाता है कि इसी दिन हम संविधान को लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी 1930 में होता है, जिसमें शामिल जो तीनों गोलमेज में शामिल होते हैं सम्मेलनों में, वो हैं बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होते हैं। कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती है। शारदा एक्ट भी पारित होता है। 1929 में पूछा गया है शारदा एक्ट कब पारित हुआ, तो 1929। इसके बाद जो आता है वायसराय, वो है लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से 1936 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल होता है लॉर्ड वेलिंगटन का। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 इसी के शासनकाल में लंदन में शुरू होता है, और पहला 1930 में होता है, 1930 में, दूसरा 31 में शुरू होता है लंदन में। और कांग्रेस की तरफ से इसमें दूसरे गोलमेज में शामिल होने वाले हैं महात्मा गांधी जी, इसी गोलमेज में शामिल होते हैं। और तीसरा गोलमेज 1932 होता है, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है। तीसरा जो है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले हैं बी आर अम्बेडकर जी। और मैकडोनल्ड के द्वारा, रैमजे मैकडोनल्ड उसमें प्रधानमंत्री होता है ब्रिटेन का, उसके द्वारा भी एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है 1932 में। और इसमें एक सिखों को पृथक निर्वाचन के साथ साथ इसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन की बात कहते हैं। इसीलिए उसमें गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं। फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है 1932 में, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट वो 1932 में होता है, सितंबर 1932 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के शासनकाल में पारित होता है। और ये संविधान का आज बहुत कुछ भाग जो भारत शासन अधिनियम से में ही वहीं से लिया गया है। जो ज़्यादातर हमारे जो अधिनियम या जो संविधान में आर्टिकल हैं, वो ज़्यादातर यहीं से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। और इसी के तहत जो बर्मा होता है भारत से अलग हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद आता है 1936 से 1943 तक एक वायसराय, उसका नाम होता है लॉर्ड लिनलिथगो। ये है 1936 से 1943 के तक होता है। और इसके शासनकाल में एक मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर में 1940 में, मार्च 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पारित किया जाता है। लाहौर में एक अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। पहली बार दो राष्ट्र, यानी कि एक पाकिस्तान एक भारत के लिए दो राष्ट्र के सिद्धांत जो पारित होता है, इनकी थ्योरी जो है मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पारित होती है, वो मार्च 1940 में लाहौर के अधिवेशन में होती है। उसमें वायसराय और गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड लिनलिथगो। और 1939 के कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कहाँ देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, वो होती है त्रिपुरी। और 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई के जो ग्वालियर टैंक होता है, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत का 8 अगस्त 1942 को, इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और अगला है लॉर्ड बेवेल, जो 1943 से लेके 1947 तक रहता है। लॉर्ड बेवेल जो एक 1946 में फरवरी में बम्बई में नौसेना का विद्रोह होता है,
ये लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में होता है, 16 फरवरी 1946 को, नौसेना का विद्रोह। और जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार की गठन करते हैं, प्रोविजनल सरकार की जो गठन करते हैं, वो 1946 में, सितंबर 1946 में गठन करते हैं। उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय होता है लॉर्ड वेवेल। और 9 दिसंबर को संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो इसी के शासनकाल में, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो जिसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये वृद्ध होते हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को, 9 दिसंबर को 1946 को। उसके बाद जो अगली एक दिन बाद बैठक होती है वो 11 दिसंबर है, यानी कि एक दिन छोड़ के, वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। यहीं से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। संविधान बनाने वाली जो सभा होती है संविधान सभा, उसके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। और 20 फरवरी को एक क्लेमेंट इटली होते हैं, प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली। वहाँ 20 फरवरी 1947 को एक ब्रिटिश इटली द्वारा जून 1948 तक वो घोषणा करते हैं कि हम जून 1948 तक भारत को शक्ति हस्तांतरित कर जाने की घोषणा करते हैं, कि मतलब हम अब भारत को आज़ाद कर देंगे। कब तक? जून 1948 तक। लेकिन भारत की आज़ादी कब मिल जाती है भारत को? वो है 15 अगस्त 1947 को ही मिल जाती है। फिर लास्ट वाला जो गवर्नर है वो है गवर्नर जनरल, और वायसराय वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये मार्च 1947 से 1948 तक रहते हैं। ये अंतिम अंग्रेज गवर्नर और वायसराय होते हैं, ये अंतिम होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एक 3 जून की घोषणा करते हैं भारत को विभाजन के लिए। जो इनकी 3 जून की घोषणा बहुत ही फेमस है, 3 जून या माउंटबेटन घोषणा, या 3 जून 1947 को एक घोषणा करते हैं भारत के विभाजन की। जुलाई 1947 में एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। जुलाई 1947 में ब्रिटेन के संसद में एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है, जिसमें कहा जाता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान, जिसके तहत जो स्वतंत्रता अधिनियम होता है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, उसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। इस तरीके से आज़ादी मिलते ही 2 राष्ट्र बन जाते हैं। एक स्वतंत्र पाकिस्तान बनता है, जिसके प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं। वही जो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। इसके बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो है भारतीय, जो बनते हैं वो हैं सी राजागोपालाचारी बनते हैं। इसी के साथ हमने सारे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय तथा उनके महत्वपूर्ण गतिविधियों को जान लिया है, जो क्रमानुसार हैं। किसी भी एग्ज़ाम में इनके क्रम को भी पूछा जाता है, उनके मेन गतिविधियों को भी पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।